वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज आ चुके हैं वापस से हम लोग क्लास 12th के 15th लेक्चर में। तो बच्चों 15th लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 15th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो बच्चों ने लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा है वो फटाफट से लेक्चर नंबर 14 देख लें ताकि चीजें आगे चलने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो फटाफट से समझते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओके, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को थोड़ी सी बातें पीछे की करनी होंगी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझना है तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। याद है हम लोग जब पढ़ते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में वैद्युत द्विध्रुव का अपना एक गुण होता था जिससे वो क्षेत्र में घूमने का प्रयास करता था, अलाइन होने की कोशिश कर रहा था, संरेखित होने की कोशिश करता था। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पे अगर मैं किसी चुंबक के बारे में बात करूं तो जब किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो वो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, घूमने की कोशिश करता है ताकि वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी स्थिति प्राप्त कर ले। तो चुंबक के किसी भी चुंबक के या दंड चुंबक के किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की क्षमता, संरेखित होने की प्रवृत्ति उस चुंबक की कहलाएगी डायपोल मोमेंट, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुव काम करते हैं, दोनों पर बल भी अलग अलग लगेंगे क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है, तभी तो वो घूमेगा। तो इसलिए इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझना है तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि लंबाई, चुंबक की लंबाई। तो चुंबक को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि चुंबक में हमारे पास दो पोल दिखाई दे रहे हैं, मैग्नेट में दो पोल। यहाँ पर एक मैग्नेटिक पोल तो आपका कहलाता है नॉर्थ पोल और वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा वाला कहलाता है साउथ पोल। एक बात याद रखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं इस मैग्नेट के अपने स्ट्रेंथ के बारे में, शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में, तो यहाँ पे इस पोल का सामर्थ्य और इस पोल का सामर्थ्य, दोनों पोल का जो सामर्थ्य हो गया उसे हम लोग कहेंगे ध्रुव सामर्थ्य। इसका पोल स्ट्रेंथ और इसकी पोल स्ट्रेंथ दोनों तरफ सेम होगी क्योंकि ये बनी है सेम नेचर के इलेक्ट्रॉनों से। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं इधर भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों का एक मूवमेंट होगा बच्चों और ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट कुछ इस तरीके से सर्कुलर होता होगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, यहाँ पर भी मूव कर रहे होंगे, हर जगह मूव कर रहे होंगे, लेकिन एंड पर मैं इसकी प्रभावों को समझ सकता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी सर्कुलर ऑर्डर में होंगे, यहाँ पर भी सर्कुलर ऑर्डर में होंगे। पोल बनाने का कॉन्सेप्ट तो आप समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं, अगर यहां से क्लॉकवाइज दिख रहे हैं तो उसका अदर फेज जो होगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो क्लॉकवाइज की वजह से जो इसका बिहेवियर है वो नॉर्थ था, उधर वाले का एंटी क्लॉक की वजह से साउथ जैसा बिहेवियर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इसका जो पोल नेचर होता है, पोलिंग बिहेवियर होता है, वो एग्जैक्टली सिरे पर नहीं बल्कि थोड़ा अंदर होता है। इस बात को समझते कैसे हैं? आप कोई मैग्नेट ले लीजिए, उस पर छोटे छोटे पिन को ऐसे ऊपर से गिराइए। तो जब ऊपर से पिन को आप ड्रॉप करते हो या फिर छोटे छोटे नेल्स को ड्रॉप करते हो तो आप देखोगे कि ये पोल पर नहीं बल्कि पोल के किनारे किनारे ही चिपक जाते हैं, किनारे किनारे थोड़ा। तो ये जो किनारे किनारे चिपक रहे हैं इसका मतलब जो पोल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा अंदर होता है। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड किस पर करता है? तो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को आप करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट और इसके लूप के लेंथ पर, लूप का सरकमफेरेंस पर। तो लूप अगर का सरकमफेरेंस अधिक है तो इसकी पोलर स्ट्रेंथ क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ की पोलर स्ट्रेंथ और यहाँ की पोलर स्ट्रेंथ, दोनों पोलर स्ट्रेंथ ऐसे दिखाई जाएगी क्योंकि इसका नेचर अलग होता है। तो इसलिए मैं इसको प्लस एम लिख सकता हूं, उसको माइनस एम लिख सकता हूं। मतलब पोल स्ट्रेंथ दो तरीके के होंगे, दोनों साइड होंगे और सेम होंगे, नेचर उनका अलग अलग होगा। अब किसी चुंबक के पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो एग्जैक्टली सिरे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर होती है, थोड़ा अंदर होती है। और दो पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों
दो पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं L। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय लंबाई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय लंबाई। तो किसी चुंबक की बात अगर मैं करूं तो चुंबक में चुंबकीय लंबाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, याद रखिएगा। अब मैं यहीं से अगर बात करूं इसके इस सिरे से लेकर के इसके इस सिरे तक, तो इससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो लंबाई होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और ये कहलाती है मैग्नेटिक ज्योमेट्रिक लेंथ। ये हमारी ज्यामितीय लंबाई भी कहलाती है, ठीक है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ठीक है, तो ज्यामितीय लंबाई जब भी होगी थोड़ी बड़ी होगी। कितनी होती होगी? तो जो स्मॉल लेंथ होगी वो मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल लेंथ की 0.91 टाइम्स होती है, याद रखेंगे। तो हमें किससे मतलब है? हमें केवल इससे मतलब है, चुंबकीय लंबाई से मतलब है, मैग्नेटिक लेंथ से मतलब है। तो हमें क्या देखने को मिला? किसी चुंबक के बारे में बात करूं तो चुंबकों में दोनों सिरों पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और जब ये घूमना प्रारंभ करता है तो इसी स्ट्रेंथ से घूमता है। और चुंबक के घूमने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, दोनों स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों स्ट्रेंथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं एल। तो यहाँ पर घूमने के लिए स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक लेंथ और इस चुंबक की लेंथ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी से प्राप्त होता है, मतलब दोनों पोल में से किसी एक पोल की वैल्यू और उनके, क्योंकि आपने सुना है, पहले मैंने समझा रखा हुआ है, तो किसी एक डाइपोल के एक स्ट्रेंथ और इनके बीच का सेपरेशन के गुणनफल से आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका कुल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर m इज इक्वल टू m इंटू एल। ओके, बात क्लियर हो रही है? ओके, जस्ट मूव। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैं इस तरीके से फॉर्मूले वाइज लिख सकता हूं। इसका यूनिट बच्चों क्या होगा? क्योंकि आपको पता है जो स्मॉल m है, स्मॉल m स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय सामर्थ्य। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य। ये ध्रुव सामर्थ्य भी कहलाता है और ये चुंबक की लंबाई है। यहां से अगर मैं इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन और इसके लूप से प्राप्त होता है, तो ये होगा एम्पियर मीटर बच्चों। ओके, एम्पियर मीटर इसका होता है m का और इसका हो जाएगा m। तो फाइनली वेक्टर ऑफ m इज इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो कि एम्पियर मीटर स्क्वायर से दिखाई जाएगी, इसकी यूनिट होगी। अगर मैं यहीं से इसकी वीमा मतलब डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं बच्चों, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर का बच्चों a और इसका हो जाएगा L2। तो फाइनली आप L2A लिख सकते हैं। तो ये डायमेंशन भी क्लियर हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक निश्चित दिशा में जाके ही ठहराने की कोशिश करता है डाइपोल को, मतलब मैग्नेट को। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। फटाफट से बच्चे चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे निकालना होगा किसी कॉइल का, क्योंकि अगर धारावाही लूप की बात करें, धारावाही कुंडली की बात करें, तो धारावाही कुंडली भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने मैग्नेट को किसी फील्ड में रख दिया तो वो घूम के स्थायी होने की कोशिश करता है, वैसे ही अगर किसी कॉइल को मैं किसी एक समान क्षेत्र में रख दूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं कॉइल को, धारावाही कुंडली को, तो वो भी अपने आप को घूम के स्थायी करने की कोशिश करती है। तो धारावाही कुंडली भी आपके एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसमें भी दो पोल होते हैं। कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। तो हमारा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है धारावाही कुंडली का द्विध्रुव आघूर्ण। धारावाही कुंडली का द्विध्रुव आघूर्ण। धारावाही कुंडली का द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। अगर मुझे किसी कॉइल का निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो आइए चेक करते हैं।
तो इसको निकालने के लिए कहानी तो आपको क्लियर हो रही है कि अगर मैं किसी कॉइल के बारे में बात करूं और इस कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है वो अगर क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो क्लॉकवाइज के घूमने की वजह से आपको शायद याद हो कि अगर किसी करंट की डायरेक्शन को मैं जानता हूं तो वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे और ऐसे करके, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। वही मैं अगर किसी ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात करूं, अगर कुछ इस तरीके से है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो मतलब एक ही कॉइल में, एक ही लूप में अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये फ्रंट फेसिंग क्लॉकवाइज होगी, तो बैक फेसिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो फ्रंट फेसिंग अगर क्लॉकवाइज है तो इसका बिहेवियर अगर साउथ पोल है तो पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि इसमें लेंथ नहीं होती तो आप बच्चों इसमें लेंथ से कोई मतलब नहीं रखेंगे, इसमें होता है रीजन, कितना बड़ा रीजन है, कितना बड़ा इसका सरफेस एरिया है। तो किसी कॉइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉइल में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें सीधे आप कह सकते हैं कि इसमें आई फ्लो कराएंगे तभी ये मैग्नेटिक बिहेवियर देगा, तो आई फ्लो कराते हैं तो ये एक पोल बना लेगा आई के वजह से। और ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये रीजन। और इस रीजन का एरिया अगर मान लू मैं ये एरिया जो है वो ए है, तो ऐसे केस में इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा किसी धारावाही कुंडली का द्विध्रुव आघूर्ण, धारावाही कुंडली का द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में या कुंडली में बहने वाली धारा तथा उस लूप में बहने वाली धारा तथा उस लूप के क्षेत्रफल, उस लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल से प्राप्त होता है, क्षेत्रफल के गुणनफल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये कौन सी राशि है, वेक्टर है, तो इस पर आप वेक्टर लगा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये आई क्या है, तो इस लूप में बहने वाली करंट, और ए क्या है, तो वो है आपके इस लूप का एरिया। ओके, इस तरीके से यही क्वेश्चन आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लूप के लिए ही होगा। अगर ये लूप ऐसा है तो अगर मुझे किसी एग्जाम्पल के तौर पे निकालना होगा, जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि आई इंटू ए ही क्यों लिखा, तो आप जानते हैं डायपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां से इसको सेटिस्फाई भी करेगा, एम्पियर इसका बच्चों और इसका मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक केस में और बता दूं कि यदि इस कुंडली में अधिक से अधिक फेरे डाल दे तो क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स डालेंगे तो ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण इसको मिल जाएंगे, ज्यादा चुंबक मिलेंगे, ज्यादा मैग्नेट मिलेंगे। तो यदि कुंडली में n फेरे, यदि कुंडली में n फेरे हो, n फेरे हो, तब वेक्टर ऑफ m इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n आई ए। तो ये हो गया बच्चों हमारे डायपोल मोमेंट का दूसरा फॉर्मूला। मतलब वही है, आप n फेरे लगाएंगे तो आपका डायपोल मोमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा और अधिक हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जस्ट कम ऑन द एग्जाम्पल्स। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो किसी धारावाही कुंडलियों में, धारावाही कुंडलियों में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, आइए चेक करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन डील करना होगा, एक लूप बना लेना होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका, मान लीजिए आई, और इसका जो रेडियस है वो ए है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है, भुजा है, वो ए है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये निकालिए। और फिर इसके बाद अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये एक आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में आपकी जो भुजाएं हैं वो बराबर है, ए है, इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करेंगे, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया आपको पता करना है बस, और आई से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कॉइल ये भी घूमेगा बच्चों, और क्षेत्र में ये भी अपने आप को स्थायी करने की कोशिश जरूर करेगा ताकि वो क्षेत्र में रुक सके, और इसी को हम द्विध्रुव आघूर्ण से पुकारते थे। चलिए, तो अब हम लोग बिना देर किए चलते हैं किसी एटम के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की। तो हम जानते हैं बच्चों कि हर एटम जो है
वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो हमारे पास सबसे छोटा जो एटम मौजूद है या सबसे छोटा एलिमेंट जो मौजूद है उसका नाम है हाइड्रोजन। आइए फटाफट से हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें। तो हाइड्रोजन एटम का डायपोल मोमेंट निकाला जाए। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण। आइए फटाफट से हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर ली जाए। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन एटम में बेचारा एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से घूम रहा है, जिसकी जो रेडियस है वो क्या है? r है। ये हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और उसका एक न्यूक्लियस है, इस तरीके से घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहा है वो v चार्ज से घूम रहा है, उसको घूमने में कुछ क्या लगेगा? समय भी लगेगा। तो आइए फटाफट से चेक करते हैं कि इसको घूमना है तो ये इफेक्टिव करंट भी देता होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में प्रभावी धारा, हाइड्रोजन परमाणु प्रभावी धारा क्या होगी? तो वो निकालेंगे हम। I इज इक्वल टू, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो I इज इक्वल टू E अपॉन टी लिख सकते हैं। ये E अपॉन टी में टी क्या है? एक साइकिल में लिया गया समय। जब तक एक चक्कर नहीं लगाएगा आप इससे धारा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि लूप कंप्लीट होना जरूरी है। और एक चक्कर में लिया गया समय को टी कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सिंस हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस चाल से चल रही है वो चाल v है, तो सिंस चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल v बराबर होता है 2 पाई r बाई टी। तो यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। इसका नाम दे दीजिए। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को 1 में ला करके पुट कर सकते हैं। अतः अब आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दीजिए t की वैल्यू, तो हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई r। जैसे ही आपने t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये हो जाएगा, रखिए, E अपॉन 2 पाई r अपॉन v। ओके, तो ये फाइनली हो जाएगा E v अपॉन 2 पाई r। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है। अब मैं बात करूं अगर इस लूप के डायपोल मोमेंट की, मतलब हाइड्रोजन एटम के द्विध्रुव आघूर्ण की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू a। I की जगह पे आप लिख सकते हैं E v अपॉन 2 पाई r, और एरिया की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या? 2 पाई r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो फाइनली आपको मिलेगा m इज इक्वल टू, ये मिला E v r अपॉन 2। ये है किसी डायपोल मोमेंट के बारे में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हाइड्रोजन का द्विध्रुव आघूर्ण आपने निकाल दिया। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ा दूं कि इसमें अक्सर पूछा जाता है बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, या फिर एक क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में कि इसका m का l के साथ रिलेशन, मतलब कोणीय संवेग के साथ रिलेशन कैसा होगा। जब मैं घूमने के बारे में बात करूं तो कोई भी पार्टिकल अगर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो घूमते समय ये हमेशा एक कोणीय संवेग निहित रखता है, मतलब बिना कोणीय संवेग के कोई घूम ही नहीं सकता। तो यदि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग वो मुझे पता है L है, ठीक है, तब L इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू, जो बच्चे जानते हैं वो जाने होंगे कि इसको हम कह सकते हैं mvr। इसको थर्ड दे दीजिए बच्चों ताकि हमें इससे थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग है क्योंकि घूम रहा है। यहां से आप कह सकते हैं कि vr इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई m, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 से उठा के थर्ड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 3 तथा 4 से बच्चों, तो 3 तथा 4 से मैं उसको लिख सकता हूं m e, यहां पे e v r हटा दीजिएगा तो e, और साथ में बच्चों क्या है अपॉन 2m और साथ में l। ये बच्चों आ गया एक नया फॉर्मूला।
तो ये है रिलेशन, इसको हम और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ऑफ m इक्वल्स टू माइनस e/2m इंटू एल। तो ये वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पर ये वेक्टर ऑफ m क्या है, डायपोल मोमेंट, और वहीं l क्या है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग और डायपोल मोमेंट का ध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, और उनका जो अनुपात अगर होगा तो e/2m के बराबर होगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसी में मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका बोर मैग्नेट्रॉन से क्या लेना देना, मतलब कि बोर मैग्नेट्रॉन जो कि रदरफोर्ड ने बताया था हाइड्रोजन के एटम की पहले इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी डायपोल मोमेंट को हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो बोर मैग्नेट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, सिंस हम जानते हैं कि हमारे बोर साहब बताते थे कि L इज इक्वल टू NH/2π, ये क्या होता है, तो NH/2π मतलब इलेक्ट्रॉन स्थायी उसी कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग इसके बराबर होगा। ये आपने कभी पढ़ा है, आपने 11th में केमिस्ट्री में देखा होगा, आगे इसको में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग जानते हैं, अतः इसको हम इसमें पुट करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ वैल्यू से बात करिएगा, m इज इक्वल टू e/2m जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l के जगह पे आप NH/2π लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों m इज इक्वल टू हो जाएगा n e h अपॉन यहां पे हो जाएगा 4 पाई m। ठीक, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, अगर पहले कक्षा के बारे में बात हो रही है तो पहले कक्षा के लिए ये हो जाएगा m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। ओके, पहले कक्षा को ही हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, तो e h अपॉन 4 पाई m, इसे कहेंगे हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन मतलब हाइड्रोजन, मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसके पहले कक्षा की जो चुंबकीय द्रव्य आघूर्ण होगी उसे बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। ये होगा आपका होमवर्क, जिसे करेंगे आप सॉल्व, वैल्यू बताएंगे मुझे या तो कमेंट में या बताइएगा मुझे मैसेज करके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, अगले लेक्चर का वेट करिए।